जय हिंद साथियों। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेम टॉपर, आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। क्या हाल चाल आप सभी का, कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसे भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या पढ़ना है पता चल गया होगा। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। आखिर ये टॉपिक जो पीरियोडिक टेबल है हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और इसके अंदर डेप्थ में हम जानने की कोशिश करेंगे जितना कि आपके लिए जरूरी होगा। आखिरकार हमें इसे क्यों पढ़ाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपके कहां कहां काम आ सकता है ये भी बताऊंगा। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान पूर्वक और शांत पूर्वक देखिएगा। अगर इस क्लास के 1 मिनट को भी स्किप करते हैं आप, तो बहुत कुछ कनेक्टिव पॉइंट को आपस में छोड़ देंगे आप। तो इसीलिए साथियों आप उन चीजों को मत छोड़िएगा जिससे कि आपका अगला टॉपिक आपके समझ में ना आए। तो आइए शुरू करते हैं आज के से प्यारे से सेशन को, जिसमें हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल के डिटेल्स के बारे में। आखिरकार ये क्या है, आखिरकार ये होता क्या है, इन सभी के बारे में जाएंगे। तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियन टॉपर, आवर सारणी आप सभी लोग अपने क्लास 9th में देख लिए होंगे, आपने सुना भी होगा, आपके 9th की बुक में होगा भी। और 10th में एक आवर्त सारणी से संबंधित पहला चैप्टर था, चैप्टर 5, क्योंकि अब उसे हटा दिया गया है सिलेबस से। अब चैप्टर 5 की जब से बायोलॉजी शुरू हो जाती है। तो जैसे कि आपको ये पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ चीजों को सीख पाएंगे। यहाँ तक कि फार्मूला मेकिंग भी आप जान जाएंगे धीरे धीरे, जब ये पता होगा अच्छी तरीके से। आज की क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताऊंगा मैं आपको, और यहां तक भी सिखा दूंगा मैं कि कैसे पहचानेंगे उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कि साथियों ये जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारे ये तत्व है, ये किस ब्लॉक का तत्व है, किस ग्रुप का है, और किस कहाँ पे रखा हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बहुत ही बेहतर लाइन के साथ कि ना हारो जब तक न जीतो, तब तक अपने संघर्ष को लगातार प्रयास करते रहें। लाइन कुछ इस प्रकार है साथियों, क्रिया का हौसला वो मंजर भी आएगा। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इस बार मैं फिर से बोलूंगा, क्रिया का हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। क्रिया का हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं ना बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी मिलेगा। साथियों थक कर नहीं बैठना है आपको, कभी भी अपने आप को साथियों हताश उदास मत रखिए। तो हम पढ़ेंगे साथियों आज के इस टॉपिक के अंदर आवर्त सारणी। साथियों सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि साथियों पूरे ब्रह्मांड में तत्व कितने हैं। तो आप कहोगे साथियों पहले के जमाने में कुछ थे, आज के में कुछ और है। और जो 2 प्रकार से आवर्त सारणी होती है, एक आधुनिक आवर्त सारणी होती है, एक मेंडल की, बहुत पहले साथियों आपने पढ़ा होगा। आज मैं जो बताऊंगा वो आधुनिक के अनुसार बताऊंगा साथियों, क्योंकि आज वर्तमान समय में साथियों हमारे पास 118 तत्व ज्ञात हैं। दुनिया में कितने तत्व हैं हमें भी नहीं पता है, और यहाँ पे वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है, लेकिन ज्ञात तत्व कितने हैं, 118 है साथियों। क्या हम सभी को 118 से अभी से काम ले लेंगे? जी नहीं। ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में कितने ज्ञात तत्व हैं। याद रखिएगा साथियों, 118 ज्ञात तत्व। ज्ञात तत्व उसे कहते हैं जो किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई हो। अब बात करते हैं कि ज्ञान तत्वों का किन किन ब्लॉक्स में रखा गया है। तो इन ज्ञात तत्वों को साथियों 4 ब्लॉक्स में रखा गया है। एसपीडीएफ, क्या एसपीडीएफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉक्स में साथियों रखा गया है ज्ञात 118 तत्वों को। और मैं जैसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे मैं आपको जो आपको कोवर स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप जान ही जाएंगे किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी तत्व का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कि साथियों ये तत्व किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, कहां से आया है। देखिए कैसे,
सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे कोबरा स्ट्रक्चर को। कहेंगे भैया हम कैसे बनाएंगे कोबरा स्ट्रक्चर को? आप भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में। जब भी बनाए कोबरा स्ट्रक्चर को एक लाइन बाय लाइन लिखें। अगर यहाँ शुरू करें तो सीधी लाइन जानी चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर आप 2 लाइन का डिफरेंस ले रहे हैं तो 2 लाइन का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे होता है पहले 1s2, फिर होता है 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14। आगे 5s2, 5p6, 5d10, 5f14। ओके 6s2, 6p6, 6d10, 7s2, 7p6। अभी आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि जो एफ वाला ये 2 ही क्यों है? आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में, आप घबराइए नहीं। आप जाइएगा, आपके पास जो आवर्त सारणी होगी, मैं आज यही लाइव दिखाऊंगा आपको आवर्त सारणी भी साथियों। आवर्त सारणी में एस क्या है, पी क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है। अब ध्यान देखने वाली बात क्या है, एस के ऊपर 2 लिखा है, मतलब जो एस ब्लॉक है उसमें 2 लाइन बनी होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। पी के ऊपर 6 लाइन है, मतलब पी ब्लॉक में 6 लाइन होंगे। और डी ब्लॉक मतलब इसमें डी ब्लॉक होंगे। और एफ मतलब 14 इसके लिए एलिमेंट्स होंगे एक एक लाइन में, लेकिन 2 रो होगा, 2 साथियों लाइन होंगे। कैसे मैं बताता हूं। ऐसा आपके पास प्रेडिक्टेबल होगा, इस प्रकार से कुछ होगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से होता है साथियों। ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है इधर वाला, चलिए ये कुछ और ज्यादा चौड़ा होगा, जिसमें हमारा ये सेक्शन है, एस ब्लॉक है, एडी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और नीचे साथियों 2 लाइन आपको और मिलेंगी, इसे कहते हैं साथियों एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। ओके, इसमें एक होता है लेंटेनाइट्स और एक होता है एक्टेनाइट्स। वो अभी आपकी जानकारी के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है कि ये एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर होता है, नीचे एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखिएगा 2 लाइन आपको मिलेंगी, क्योंकि एस के ऊपर 2 लिखा है, पी के ऊपर 6 लिखा है, मतलब आपको पी वाले में 6 लाइन ऐसे मिलेंगी साथियों, खड़ी खड़ी लाइन। डी में 10 लिखा है, मतलब साथियों बीच में साथियों 10 लाइन आपको देखने को मिलेंगी। एफ में साथियों कितनी है? एफ में कहोगे भैया 14 है, तो आपको 14 सेक्शन आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। आप गिन लीजिए आवर सारणी ला करके। आप भैया कहोगे आपको समझ में आया? समझ में जरूर आया। देखिए मैं इसको रफ करता हूँ, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। मैं इसको लाएगा आप समझाने के लिए आपको लिया था। अब देखिए ध्यान से, हमारा मेन मोटिव क्या है कि पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो देखिए कैसे काटा जाता है। अगर तुम ऐसे काटोगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा ऊपर से आइए काटते हुए, ऐसे काटिएगा। ओके, इसके बाद इसको काटिएगा, एंड इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसको 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 ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं काट रहा हूं इसको। आप घबराइएगा नहीं, घबराएंगे सवाल गलत हो सकता है। बहुत ही आसान तरीके से साथियों, है ना आसान। देखिए कैसे बनाए। यहां से गाड़ी चलना शुरू हुई, यहां पर पहुंची, यहां से चलना शुरू हुई, यहां पर पहुंची, यहां से आएगी यहां पर जाएगी, यहां से आएगी यहां पर जाएगी, यहां से जाकर के यहां पर आएगी, यहां पर आएगी। जब यहां से जाएगी तो यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां से जाएगी साथियों यहां पर आएगी। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे आपका सवाल गलत हो सकता है। देखिए सबसे पहले 1s2 से शुरू होगा, और 1s2 के बाद जाएगा 2s2 पे, 2s2 के बाद जाएगा 2p6 पे, इसके बाद जाएगा 3s2 पे, इसके बाद जाएगा 3p6 पे, 3p6 के बाद आएगा 4s2 के पास, 4s2 के बाद जाएगा 3d10 के पास, 3d10 के बाद आएगा 4f6 के बाद, इसके बाद आएगा 5s2, 4d10, 5p6। ओके, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। फिर 6s2 आएगा, फिर आपको 4f14 मिलेगा, 5d10 मिलेगा,
6p6 मिलेगा, 7s2 मिलेगा। देन इसके बाद आपको मिलेगा साथियों 514, 610 और 7p6। मेरे प्यारे लाल गोपाल, बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये बहुत ही आसान है। अब इसका उपयोग क्या है, तो मान लो इसका उपयोग कैसे करेंगे, आपसे बोला गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। हम कोवैलेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाएंगे, क्यों सीखेंगे, क्योंकि हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या फायदा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सीखनी है कि दिया हुआ जो एलिमेंट है, जो तत्व किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है और कहां पे रखा हुआ है। और उसके बाद सीखेंगे इसकी बैलेंसी क्या हो सकती है। याद रखिए यहाँ पे कभी कभी सवाल उठता है जो ये प्लस और माइनस किसकी बैलेंसी होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातुएं होती हैं, उन सभी में साथियों प्लस बैलेंसी होती है, और जो अधातुएं होती हैं साथियों उसमें माइनस की बैलेंसी होती है। उपधातुओं में साथियों कुछ अपवाद के रूप में काम करते हैं। अब देखिए ध्यान से, सोडियम, तो जिस भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहते हैं उसका सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों को जरूर याद रखें। ज्यादा मेनली यही उपयोग होता है, बीच में कुछ अचानक अगर उपयोग हो जाता है तो क्वेश्चन में लिखा रहता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप किस परमाणु क्रमांक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक आपको 1 से 30 तक का सातों एलिमेंट्स नेम जरूर याद होने चाहिए। तो बात करता हूँ सोडियम की। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 नहीं, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कैसे देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत तो 1s2 से होगी, तो चलिए हम करेंगे 1s2। 1s2 हो गया। चलिए 1s2 के बाद क्या आएंगे, 2s2 के पास। चलो भैया 2s2 के पास पहुंच गए, कामा लगाएंगे। 2s2 के पास पूरा हो गया, ऊपर आएंगे 2p6 के बाद। 2p6 के बाद आएंगे 3s1 के बाद। ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं वरना आप गलत कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 11 है, उसको जोड़ लो, 6 2 8 2 10, 10 हो गया। 10 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए, 1 जोड़े। लेकिन यहाँ पर तो 3s2 है, तो आप यस पे 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हो, 2 से तो कम लिख सकते हो, तो हमें चाहिए 1, तो भैया 1 लिख दे, 3s1। अब ये 3s1 से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है कि 1s2 2s2 2p6 का 3s1। भैया इसका फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, घबराइएगा नहीं। जो ये 3 है, ये 3 ये दर्शाता है कि जो ये लाइन होगी साथियों, ये लाइन होगी 1 खाना 2 खाना, 1 खाना 2 खाना 3 खाना। तो जो सोडियम रखा है यहाँ पे रखा होगा। आप जाके आवर्त सारणी में देख लीजिए, वरना मैं अभी आपको तुरंत दिखाता हूँ, घबराइए नहीं। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि सोडियम है ऊपर से 3 नंबर पे रखा है। अब मेरे हाथ में पीरियोडिक टेबल है, आप देख लीजिए। सोडियम जो एस ब्लॉक की पहली लाइन है, ये एक क्या दर्शा रहा है कि जो एस ब्लॉक का पहली लाइन है, तो एस ब्लॉक का जो एस ब्लॉक है ये 2 है साथियों। एस ब्लॉक की पहली लाइन में देखिए ऊपर से 3 नंबर पे है सोडियम की, नहीं तो आपको पता चला ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ऊपर से आने पर सोडियम 3 नंबर पे रखा है। S1 का मतलब हुआ पहली लाइन में है, और S का मतलब हुआ एस ब्लॉक है। क्या साथियों, ब्लॉक है। आप पहले बताओ भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने क्या बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फायदा, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम पता ये लगा सकते हैं कि दिया हुआ जो एलिमेंट है साथियों किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप में रखा है, और साथियों पहली लाइन में या दूसरी लाइन में। चलो आपको ये अभी मजाक लग रहा होगा, चलो भाई एक और चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या जाता है, चलिए भाई एक और चेक कर लेते हैं। चलिए आप कोई भी बता दो, चलो क्या बताओगे, क्या बताओगे भाई, कार्बन बता दो। चलो कार्बन ले लो, कार्बन का होता है 6, कार्बन का क्या होता है 6। आइए इसको करके देखते हैं। शुरुआत हमेशा 1s2 से करेंगे, तो 1s2 के बाद ये भर चुका है घर, तो आएंगे 2s2 के पास, 2s2 के पास। अब देखिए इसके बाद 2 2 4 हो गया, और ये 2s2 भागेंगे, भैया कहेगा यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पूरी खत्म हो गई है, तो आएंगे 2s2 2p6 वाले के पास। भैया कहेंगे आपका पूरी तो ज्यादा अच्छे है, हमको यहाँ चाहिए कितना 2 2 4, हमको 2 ही पूरी चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, और 2 कक्षक और चाहिए इसको रहने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जब 1s2 2s2 हो गया, तो 2 2 4
यहाँ का 2, यहाँ का 2, कितना हो गया 4 हो गया। और 4 में कितना जोड़ दे 6 हो जाए, 2 हो गए, तो समझो 2p2, क्या लिखेंगे 2p2। भैया बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2p2 लिखेंगे, 2p2 जैसे 2p6 भरेगा वैसे कूदेगा 3s2 में, क्योंकि साथियों पी जो ब्लॉक है उसमें 6 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। इतना समझो। अब समझिए ध्यान से, ये क्या दर्शा रहा है इसको भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा। मैंने क्या बताया कि जो ये नंबर है ये दर्शाता है कि ऊपर से कितने लाइन में, ये मान लेते 1 खाना है तो ये 2 खाने पे होगा। चलिए पी क्या दर्शा रहा है, पी ब्लॉक का है, क्या है पी ब्लॉक का है। 2 क्या दर्शा रहा है भैया बताओ, ये दूसरी लाइन में है, मतलब जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के दूसरी लाइन में दूसरे खाने में कार्बन रखा हुआ है। हम अब देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू ये सही है या गलत है। देखिए हमारे हाथ में पीरियोडिक टेबल है, मैं कोई जादू तो नहीं कर रहा हूं आपके सामने। अब पीरियोडिक टेबल में देखिए मैंने इधर बताया था आपका पी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, पी ब्लॉक में साथियों कार्बन जो है दूसरी लाइन में, देखिए इधर से आने पर दूसरी लाइन एक और दूसरी लाइन हो गई, चलिए दूसरी लाइन हो गई, चलिए कंफर्म हो गया। दूसरी बात, ये ऊपर से दूसरे खाने पे है तो देखिए ऊपर वाला एक खाना हो गया और नीचे 2, यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर 1 खाने पे जाएंगे 2 खाने पे क्या है कार्बन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से फायदा क्या मिल रहा है कि हम जान जा रहे हैं कि जो दिया हुआ एलिमेंट है साथियों वो किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का है साथियों। तो मैं आपके लिए एक काम देता हूं, आपके लिए एक काम देता हूं साथियों कि आप लोग करके दिखाएंगे हीलियम, हीलियम का। चलो मैं हीलियम का कर देता हूं, हीलियम और हाइड्रोजन में कंफ्यूज होंगे, मैं इन दोनों को करके दिखाता हूं। हीलियम साथियों परमाणु क्रमांक 2, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1। पहले हम हाइड्रोजन को करते हैं। हाइड्रोजन में सवाल ये पैदा हो रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही है और यहाँ शुरू ही होता है 1s2 से, तो घबरा जाओगे, तो नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है साथियों कि जो भी कक्षक होंगे, मान लो एक चारपाई है, चारपाई पे 2 इंसान से ज्यादा नहीं लेट सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि एक इंसान अकेला नहीं लेट सकता है। नियम तो ये है कि चारपाई पे 2 इंसान से ज्यादा नहीं लेट सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि एक आदमी नहीं लेट सकता, एक आदमी तो लेट सकता है। वैसे इस प्रकार में आ जाओ कि 1s2 में साथियों 2 एस पे ज्यादा 2 नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या 2 से कम नहीं हो सकते हैं। तो साथियों H1 में क्या चाहिए, एक ही चाहिए, तो इसका जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s1 बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम की बात करें, हीलियम में कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। क्यों चाहिए, तो भैया 1s2 ये भर चुका है, 1s2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वरना बहुत पछताओगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों ये समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। तो भैया होमवर्क क्या देंगे, तो आपके लिए होमवर्क मैं देता हूं साथियों, इसको करके बताइएगा। अभी तुरंत करके इसका जवाब करिए, फिर आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको बाद में पढ़िएगा। आप लोग सबसे पहले एमजी का करके बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा और ये किस ग्रुप का है और किस ब्लॉक का एलिमेंट है। एमजी के बाद साथियों बताइएगा आप लोग नाइट्रोजन को भी, नाइट्रोजन को बता दीजिएगा, बता दोगे ना, मुझे पता बता दोगे। और क्लोरीन, ये 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथ में साथियों किस ग्रुप का है और किस ब्लॉक का है ये करके आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अपने कॉपी पे और करके, जिससे कि हमको कुछ अच्छी जानकारी मिले, सीखने को कुछ बेहतर चीज मिले। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आपको ये कोबरा स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए, बनाना आ जाना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप एक अच्छा सा पेपर लीजिए, लाइन वाला ले रहे हैं तो लाइन वाला लीजिए, सिंपल वाला ले रहे हैं तो सिंपल वाला लीजिए। लाइन वाले में क्या करना है कि जो भी गैप दे, गैप बराबर होना चाहिए और लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, आपका एक भी कटान बिंदु गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक आवर्त सारणी का, ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी तो मैंने शुरुआत की है और आज ही इसके अंदर में अगर आपको पढ़ा दूं अनुभार निकालना तो कितना अच्छा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो टॉपिक साथियों जितना मुझे समझाना था
ये मैंने आपको समझा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सबसे ज्यादा मुझे जो समझाना होता साथियों, ये समझाना होता है कि कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से कि दिया हुआ एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है और किस खाने में रखा हुआ है। ये सब मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि नहीं दिखाया? तो आप ये तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं और मैं इंतजार भी करूंगा आपके आंसर का। देना मैं आपको करने वाला हूं क्या कि मैं इसको रफ करूंगा और मैं अब एटॉमिक वेट अणुभार निकालना सिखाऊंगा आपको, क्योंकि अणुभार बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, आपके 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए भी होता है साथियों, और 11th 12th की तो बात ही छोड़ दे, केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और अगर सीख जाओगे भी से तो आने वाले कई सारे एग्जाम्स में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे म्यूजिशियंस, इसको सीखने के बाद मैं इसको रफ करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे कि ये टॉपिक में इसी क्लास में देखता हूं अणुभार कैसे निकाला जाएगा और अणुभार होता क्या है। आइए साथियों आगे बढ़ते मेरे प्यारे म्यूजिशियंस। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अणुभार। आप सभी लोग एक बार कुछ समय के लिए अपनी कॉपी में साथियों अणुभार टॉपिक डाल लीजिए। अणुभार एक ऐसा टॉपिक है, एटॉमिक वेट साथियों, एटॉमिक वेट एलिमेंट्स का भी होता है, कंपाउंड का भी होता है। तो कैसे निकालते हैं इसको डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे। वो अणुभार को समझने के लिए साथियों सबसे पहले हम लोग हर एक मेटल्स का, हर एक साथियों एलिमेंट्स का क्या जानेंगे, एटॉमिक वेट जरूर जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए साथियों अगर हम बात करें सोडियम की, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर तो साथियों 11 है। लेकिन साथियों अगर बात करें एटॉमिक वेट की तो साथियों इसका हो जाता है 23। कितना हो जाता है? 23। अब ये कैसे हो गया? तो कहीं कहीं साथियों दुगुना भी हो जाता है और कहीं कहीं साथियों उसके बराबर भी होता है। उससे कभी कभी बराबर का मतलब मेरा ये नहीं कि 11 बराबर 11, यहाँ पर साथियों क्या हुआ, 11 बराबर 11 मेरा कहना इस हुआ, यहाँ पर साथियों 22 भी हो सकता है, लेकिन सोडियम के साथ नहीं हो सकता, किसी दूसरे के साथ हो सकता है। यहां पर आपने देखा होगा, क्लोरीन के बारे में सुना होगा। क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कितना है? 35.5 है। तो अणुभार क्या होता है? अणुभार और परमाणु क्रमांक में अंतर होता है। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब इसी के अंदर छिपे होते टॉपिक्स होते हैं साथियों। अब अगर सवाल आ जाए NaCl, सवाल आएगा NaCl का अणुभार ज्ञात कीजिए। भैया अणुभार कैसे निकालेंगे? तो अणुभार निकालने के लिए मेरे प्यारे ब्रिजिशियन, सबसे पहले आपको जो भी मेटल्स देखे रखे हैं उनके अणुभार याद होने चाहिए। जैसे कि लाइक यहाँ पर सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम प्लस Cl है, क्लोरीन है। सोडियम का क्या है? 23 है। इसका कितना है? 35.5 है। इसको जोड़ लो, 5 3 8 हो गया, 3 2 5, 58.5 इसका आंसर आ गया। बताओ कोई कठिन है क्या? अणुभार कितना आया? 58.5 आ गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही आसान है। जैसे सवाल में पूछा गया साथियों H2SO4, H2SO4 का साथियों अणुभार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बहुत आसान भैया, बहुत आसान है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है इसके अंदर क्या क्या देखे रखा है। तो जो साथियों H है, H क्या है? H आपका हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। S क्या है? सल्फर है। क्या है? सल्फर है। O क्या है? ऑक्सीजन है। ध्यान में आया? अगर आप ये जान जाते हैं साथियों कि कहां पर क्या है, कि H क्या है, S क्या है, O क्या है, तो आप साथियों केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन जो अणुभार वाला टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ये तो आपके अंदर माइंड में होना चाहिए। अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जैसे हाइड्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन, इन तीनों का अणुभार कितना होगा। तो जब भी मैं आपसे ही इसीलिए हर बार बोलता हूं, और पिछली कुछ समय पहले मैंने बोला है कि लगभग 1 से 30 तक के तत्वों का क्या याद करना है? सिंबल याद कर लीजिए। और क्या याद करना है? आपको याद करना है साथियों परमाणु क्रमांक याद करना है, और क्या याद करना है? अणुभार भी साथ में ही याद कर लेना है। देखिए ध्यान से, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। तो एक लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 2 लिखेंगे। भैया कहोगे 2 कहां से आया? ये हाइड्रोजन 2 H2 लिखा है, प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, लेकिन परमाणु भार सत्य क्या होता है? 32 होता है। परमाणु भार मिलकर ही तो अणुभार बनेगा। उधर जाकर अब आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन परमाणु भार से तो 16 होता है।
तो 16 लिखेंगे। कितने ऑक्सीजन है? 4, 16 गुणे 4 होगा, 2 1 कम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 हो जाएगा। चलिए 2 2 4 2 8, सॉरी 2 2 4 4 8 हो जाएगा, और 6 3 9 98। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गलत हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो साथ HCl हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl होता है। और हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है साथियों। समझ में आया कि नहीं आया? तो साथियों H2SO4 का अणुभार क्या होता है? 98 होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि अणुभार कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। तो बताइए कि HCl का परमाणु भार, सॉरी अणुभार कैसे निकालेंगे? तो अणुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन का अणुभार, परमाणु भार लिखेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है? H है। H का परमाणु भार मैंने क्या बताया? 1 होता है, 1 लिखोगे। चलो प्लस क्लोरीन का मैंने बता के रखा है 35.5, और जब इसको ऐड करेंगे तो 36.5 इसका आंसर होगा। आप बताओ मेरे प्यारे लाल गोपाल टॉपर्स, आपको अणुभार निकालना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भैया इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपके एलिमेंट्स याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है K2SO4। अब K2SO4 में सबसे पहले आपको ये याद जरूर होना चाहिए कि K क्या है, S क्या है और O क्या है। अगर ये नहीं याद है तो मेरी गारंटी है कि आप अणुभार में फंस जाओगे। तो K क्या है? सत्य पोटेशियम है। क्या है? K पोटेशियम है, S सल्फर है और O ऑक्सीजन है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक तो 19 होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? 40 होता है। परमाणु भार क्या होता है? 40 होता है। ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम जो साथियों यहाँ पर के है, परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? 19 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार साथियों कितना होता है? 40 होता है। चलिए 40 गुणे 2 लिखेंगे। हो गए 40 गुणे 2 क्यों लिखेंगे गुरु जी? क्योंकि साथियों के 2 है। प्लस सल्फर के मैंने 16 दूना 32 बताया आपको। चलिए प्लस ऑक्सीजन के लिए मैंने 16 गुणे 4 जब O4 हो तो 40 दूना 80 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, तो 4 2 6 हो जाएगा, और 6 3 9 9 8 17, मतलब 176 आएगा इसका आंसर। आप बताओ प्यारे ब्रिजेशियंस, समझ में आया कि नहीं आया? है ना आसान? अरे कब आसान बनेगा? जब आप इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या बिना रिवीजन का संभव है? जी नहीं संभव है। इसलिए आपको करना क्या है? रिवीजन करना है। मैंने कितना करवाया अभी तक? 1 2 3 4 करवाया। इसमें सभी के नाम याद होने चाहिए। एक क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं NaCl। नमक खाते हो ना घर में? ये क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तेजाब का नाम सुना है? बैटरी के अंदर आता है, वो तेजाब है। क्या है? तेजाब है। तेजाब है H2SO4। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत खतरनाक है, बहुत प्रबल अम्ल है साथियों ये। और K2SO4 क्या है? पोटेशियम सल्फेट है। क्या है? पोटेशियम सल्फेट है। तो आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि क्या है? पोटेशियम है साथियों। अब सोचो को पोटेशियम को तो पी से लिखेंगे तो कैसे कहा है? इसलिए कक्षा 9 में कहता हूं बढ़िया से पढ़ लो, लैटिन नाम पढ़ लो। कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नाम भी होते हैं साथियों, जिसको साथियों उनका साथियों जो नाम है तो कुछ दूसरे लेटर से आता है, लेकिन साथियों उसका सिंबल को दूसरा लेटर है। तो अब घबराइए नहीं, सब आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि अणुभार कैसे निकाला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हमने जो सिखाया आपको कि किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग स्थान कैसे क्लियर करेंगे, किस स्थान पे है वो और कहां पर क्या कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आखिरकार भाई समझ में आना ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है। आसान है तभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आसान अब लगने लगा होगा अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे बैठे बैठे। चलो भाई, चलो भाई, आपके लिए वर्क तैयार करता हूं। H2 HW बिना आप तो जिंदा नहीं रहोगे। तो चलो HW मैं आपके लिए देता हूं, बहुत ही सरल सरल दूंगा, घबराइएगा नहीं। PCl5, कमेंट में बताइए पी क्या है? पी क्या है बताओ भाई? पी फास्फोरस है। पी फास्फोरस है। के क्या है? पोटेशियम है। ध्यान दीजिएगा, के क्या है? पोटेशियम है। चलिए PCl5 करके बताइएगा, और बताइएगा CH4, तीसरा HNO3,
ये 3 का अगर आप अणुभार निकाल करके कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो मैं समझूंगा आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। और इसमें कुछ ज्यादा समझाने को नहीं है, 50-60 में सवाल ला के लगाता रहूं, लेकिन समझना बस यही है, समझना बस यही है कि आपको साथियों प्रत्येक तत्व के सिंबल जरूर याद हो, लगभग 1 से 30 तक कम से कम। उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जरूर याद हो। ओके। और सतर्कता रखना है लैटिन नाम्स वाले में, जितने भी लैटिन नाम वाले आपके एलिमेंट हैं वहां पर साथियों सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको जरूर ध्यान पूर्वक याद करिएगा। जैसे सोडियम जैसे आता है लेकिन लिखा जाता है ए से, इस प्रकार के कुछ अपवाद को जरूर याद रखिएगा। जो मैंने 4 करके दिखाया है इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। साथ में मैंने 3 होमवर्क दिया है, इसको जरूर करिएगा। और अपनी केमिस्ट्री के बुक में साथियों जो भी इस टॉपिक से संबंधित उसे जरूर पढ़िएगा। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया, आवर्त सारणी मैंने टॉपिक थी और अणुभार था। अणुभार में मुझे क्या समझाना था, एक सभी से पहले आपको सूत्र लिख लेना है, देखना कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन सबको अलग करना है प्लस प्लस के साथ। उसके बाद सभी एलिमेंट्स के परमाणु भार को लिखना है और लास्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कहोगे भैया कि अणुभार बस यही से क्लियर, हम बीए बीएससी से कर लेंगे? नहीं, ये बेसिक है। अणुभार निकालना साथियों इससे बड़े बड़े लेवल का आता है, आयन वाले भी आते हैं, लेकिन अभी आयन वाले पे आप फोकस को नहीं करना है। अगर अभी आप आयन वाले पे फोकस कर दोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो अभी आप सिंपल सिंपल समझिए, बाकी नेक्स्ट टाइम पर मैं जब भी आपसे मिलूंगा आपको कुछ अलग जरूर सिखाऊंगा। तो बताइए मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आज आपकी क्लास कैसी लगी? आज आपको ये क्लास समझ में आया या नहीं आया? आई होप आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी और आज के टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। और इसको रिवीजन करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना पढ़ते हैं उससे आप महान नहीं बनते, आप कितना पढ़ के कितनी बार पढ़ते हैं उस चीज को, उससे आप महान बनेंगे। केवल आप किसी एक चीज को पढ़ने से आप महान नहीं बन सकते हैं, आप उसी चीज को कई बार लगातार जब पढ़ेंगे प्यारे ब्रिजेशियंस, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए साथियों लगातार प्रयास करना है। लगातार प्रयास करने वालों की, लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन साथियों जो एक दिन कोशिश करते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर दूसरे दिन बाद तीसरे दिन बाद कोशिश करते हैं, वो हमेशा हार जाते हैं। तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस लगातार कोशिश कीजिए, मेहनत करिए और इस एग्जाम को अच्छे से निकालिए। पढ़ाई करके रखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, आने वाले अनेक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट होगा कमेंट के थ्रू जरूर पूछिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथी।